मैम क्या वजह है आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण है उसके? कल दिल्ली विश्वविद्यालय में का जो CUET यानी कि अब जो अंडर ग्रेजुएट के दाखिले हैं, उस दाखिला प्रक्रिया में जो पहली कट ऑफ लिस्ट है वो निकाली गई है, जो साफ तौर पर गरीब छात्र विरोधी, सरकारी स्कूल छात्र विरोधी है। और उसी के खिलाफ हम यहाँ पर आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए, अपना गुस्सा, अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। इस देश में अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें शिक्षा व्यवस्था में, तो साल दर साल यहाँ पर पहले से एक मेरिट सिस्टम मौजूद था, जिसमें हर साल कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती थी दाखिले की प्रक्रिया के दौरान, जो कई सालों से, पिछले कई सालों से वो कट ऑफ की दीवार और ज़्यादा ऊंची होती जा रही थी, इस हद तक कि पिछले कई सालों में दाखिला शुरू ही 100% की कट ऑफ से होता था और दूसरी तीसरी लिस्ट तक भी वो कट ऑफ 100% बना रहता था, जिसका नतीजा ये था कि समाज में जो बहुसंख्यक हिस्सा वंचित समुदाय से आ रहा है, यानी कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर आ रहा है, वो इस विश्वविद्यालय तक मनचाहा कोर्स तो छोड़ दीजिए, जो निचले जो पीछे के कॉलेजेस हैं या जो नॉट सो सॉट आफ्टर कोर्सेज हैं, उनमें भी दाखिला नहीं ले पाते हैं और मजबूर होते रहे हैं कि वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में ढकेले जाएं। तो इस साल जो इस यूनिवर्सिटी ने ये दम भरते हुए कहा कि हम CUET के ज़रिए अब एडमिशन लेंगे, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप एंट्रेंस बेसिस पर अब आप एडमिशन लीजिए। ये साफ साफ तौर पर तो बिल्कुल भी गरीब छात्रों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंट्रेंस बेस पे, क्योंकि महंगे संस्थान हैं। जी वही बात है, साफ सी बात यह है कि CUET को जब लाया गया तो किसके इंटरेस्ट को केंद्र में रखा गया? क्या गरीब छात्रों के, सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत करके उनके हितों को केंद्र में रखा गया? नहीं, साफ तौर पर यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, कोचिंग इंडस्ट्री के साथ साँठ-गाँठ करके जानबूझकर CUET को लाया गया कि जो छात्र अभिजात वर्ग से आते हैं, एक जो छोटा सा हिस्सा है, जिनके जेब में इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो सपना देखें यहाँ दाखिला लेने का। लेकिन बाकी जो बहुसंख्यक जनता है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ती है और बाकी देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, वो सपना भी ना देख पाए सरकारी विश्वविद्यालय में एक रेगुलर की सीट अपने लिए सुनिश्चित कर पाने के लिए। वंचित, शोषित और गरीब के बच्चों को रोकने के पीछे, शिक्षा से वंचित रखने के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है? देखिए, सरकार की मंशा साफ है। सरकार के जो मुलाजिम हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर तक हैं, साहब एक क्वेश्चन आप उनसे अगर पूछेंगे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल क्यों भेजते हैं, तो इससे हमें साफ इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि इस देश में एक भेदभावपूर्ण घिनौनी दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है, जिसमें अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, शिक्षा मंत्री का बच्चा, वाइस चांसलर का बच्चा, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा, ये सब प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाते हैं। और जो गरीब का बच्चा है, इंदर मेघवाल जैसे कई सफाई कर्मचारियों के बच्चे, पिछड़ी जाति से आने वाले, वो सरकारी स्कूल तक पहुंच पाने के लिए भी उनके तलवे घिस जाते हैं। और उसके बाद 12वीं के बाद उनसे कहा जाता है कि इतनी पिछड़ी परिस्थितियों से आने के बावजूद, इतनी ख़राब शिक्षा व्यवस्था से आने के बावजूद तुम बराबर के इस एंट्रेंस और मेरिट सिस्टम में कम्पीट करके इनसे आगे निकल कर दिखाओ। क्या ये संभव है? जब रेस की स्टार्टिंग लाइन ही बराबर नहीं है, एक बहुसंख्यक हिस्सा रेस की स्टार्टिंग लाइन के बहुत पीछे से कॉम्पिटिशन रेस शुरू करने के लिए मजबूर है, और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है वो फिनिशिंग लाइन के ही पास खड़ा है। यह हिस्सा वो है जो अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आ रहा है, दून इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आ रहा है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पढ़ने के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग से लैस सुविधाओं के साथ आ रहा है, और केवल वही हिस्सा इन विश्वविद्यालयों में दाखिला ले पा रहा है। यहाँ पर जून के महीने में हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन्हीं मांगों को लेकर कि पिछले 20-30 सालों में क्यों नहीं हमें कोई नया कॉलेज खुलता दिखता है, क्यों नहीं एक भी सीट बढ़ती है। हर साल उन्हीं 70,000 सीटों पर दाखिला होता है, और उसी के लिए इस कट ऑफ सिस्टम को, इस मेरिट सिस्टम को बनाया जाता है और ज़्यादा मजबूत किया जाता है, ताकि दाखिला देना केंद्र में नहीं है, बेदखली करना केंद्र नीति है यहाँ की। यानी कि बहुसंख्यक छात्रों को किस तरीके से ढकेला जा सके शिक्षा व्यवस्था के बाहर, उसके लिए यहाँ पर नीति बनाई जाती है, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में नीति बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड है, जब तक नए कॉलेज नहीं खुलते हैं, सभी कॉलेजेस में इवनिंग बैच शुरू किए जाएं, ताकि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को यहाँ दाखिला मिल पाए। उनको उस दाखिले की प्रक्रिया के दौरान 20% डेप्रीवेशन पॉइंट्स दिए जाएं, यानी कि रियायती अंक दिए जाएं। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि ये मेरिट सिस्टम, ये जो भेदभावपूर्ण दोहरी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है, इसे ख़त्म किया जाए। एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो वाइस चांसलर का बच्चा हो, शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी का बच्चा हो,
इन सभी को समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अधिकार मिल सके, ताकि वो बेहतर जीवन जीने का सर उठाकर सपना देख पाएँ। और उसके लिए हमारी डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि केवल ये मेरिट सिस्टम, ये कट ऑफ सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के स्टैंडर्ड की जो यूनिवर्सिटी हैं, ये देश के कोने कोने में सभी राज्यों में पहुँचें। उस तरीके के शैक्षिक स्तर को, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, और जो कि साफ साफ आज की जो नई शिक्षा नीति है, जो नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं, वो साफ तौर पर जो आज हम फीस बढ़ोतरी देख रहे हैं, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हमने देखा किस तरीके से 200% फीस में वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है, जो लगातार बजट में कटौती है शिक्षा के, ये साफ साफ केवल और केवल निजीकरण बढ़ाने के लिए, कॉरपोरेट के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और बहुसंख्यक जनता से उसके बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन को छीनने का रास्ता साफ करता है। उसके खिलाफ आज इस देश के हर युवा को, पूरी जनता को एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा बराबर शिक्षा व्यवस्था के, बराबर शिक्षा के अधिकार के लिए। वरना साफ सी बात है कि 70-75 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर फिर भी आज भी हमारे देश में जाति की समस्या, गैर बराबरी की समस्या, शोषण की समस्या केवल हमें बढ़ती हुई दिखती है। और उसकी जड़ें इस तरीके के गैर बराबरी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था में मौजूद हैं, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक एक समान शिक्षा व्यवस्था KG से लेकर PG तक हमें इस देश में नहीं मिल जाती। मैम, आपने अभी बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जाति भी जो है एक रोल प्ले करती है। भारत में जो जाति व्यवस्था है वो अभी भी समाज में, भारतीय समाज में कलंक के रूप में मौजूद है। और हमने देखा है कि कैसे ये भी आरोप लगे हैं कि तमाम शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भी पक्षपात होता है। तो इस जाति व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पक्षपात तो दूसरी बात की बात हो गई। पहली बात यह है कि नीति का जो शिक्षा नीति है उसकी नियत क्या है। यहाँ पर तो शिक्षा नीति की नियत ही मैली है। यहाँ पर तो शिक्षा नीति की नियत ही साफ साफ कह रही है कि अब हम जनता की जो शिक्षा है, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी शिक्षा है, उस पर हमारा जो खर्चा होना चाहिए, यानी सरकार का जो खर्चा होना चाहिए, उसकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो सरकार अब जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। संविधान राइट टू एजुकेशन देता है मैम। संविधान जो राइट टू एजुकेशन देता है वो तो हमने सबने देखा है कि इस देश में 60 साल तथाकथित आज़ादी के होने के बाद इस देश में राइट टू एजुकेशन आता है, जिसके कारण हम में से कईयों की माँ नहीं पढ़ पाई, 5वीं तक नहीं पढ़ पाई, 8वीं तक नहीं पढ़ पाई। और जब राइट टू एजुकेशन एक कहने को 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र तक का आया भी, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? नई शिक्षा नीति, न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी 2020, जो साफ साफ ये कहती है कि अब स्कूलों को, चाहे अगर हम स्टेट्स की बात कर लें, स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के आस पड़ोस के ही स्कूल आपको दिखा दूंगी, मर्ज किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहने को वर्चुअल स्कूल खोले जा रहे हैं। और देश के जो रिमोट इलाके हैं, जहाँ पर कभी स्कूल खुला ही नहीं, वहाँ पर अब नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और जिन स्कूलों की हालत ख़राब है, खस्ता है, उनको बंद करके, कई स्कूलों को बंद करके केवल एक स्कूल खोला जाएगा। आप पहुँच पाइए तो ठीक है, वरना आप स्कूल के लेवल पर भी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में दाखिला लीजिए। समझ रहे हैं आप? जी। ये एक बहुसंख्यक हिस्सा हमारे देश में मजबूर है छात्रों का कि वो 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि कहने को राइट टू एजुकेशन केवल 8वीं तक ही लागू होता है। तो एक हिस्सा 8वीं के बाद ही, बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट होने के मजबूर है, जो बड़ी मुश्किल से कहीं 12वीं तक पहुंचते हैं। उसके बाद उनकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है। इस तरीके के मेरिट सिस्टम के कारण, इस तरीके के कट ऑफ सिस्टम के कारण, भेदभावपूर्ण गरीब छात्र विरोधी कट ऑफ सिस्टम के कारण, तो ये जो नीति है, हमारी शिक्षा नीति है, वो ही साफ तौर पर जातिवाद को, भेदभाव को, शोषण को, गैर बराबरी को बढ़ाने के लिए केंद्र में लाई गई है कि केवल और केवल जो संसाधन संपन्न परिवारों से आ रहे हैं, केवल वाइस चांसलर के बच्चे सपने देख सकें कि वो आगे बढ़ पाएंगे, केवल बड़े बड़े जो संसाधन संपन्न परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, केवल वो सुविधाओं से लैस स्कूलों और कोचिंगों का फ़ायदा उठाकर सपना देख सकें कि वो अपने लिए बेहतर रोजगार सुनिश्चित कर पाएंगे। क्या सरकार गरीब, वंचित, शोषित, दलित विरोधी है? देखिए, कोई भी सरकार किसके विरोधी है, किसके हक की है, ये उसकी नीतियों से पता चल जाता है। और आज की जो नीतियां हैं वो साफ साफ केवल कॉरपोरेट के हक की नीतियां हैं, केवल निजीकरण को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, और वो कहीं से भी गरीब जनता के हक की नीतियां नहीं हैं। ये तो साफ साफ हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज जो देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो लगातार आज लोगों का
स्कूल तक अर्थव्यवस्था गिरने पे मैम निर्मला सीतारमन का बयान आया है कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। देखिए, अगर आज के कट ऑफ के संदर्भ में अगर हम मान लीजिए हम माननीय निर्मला सीतारमन जी से पूछेंगे कि आप इस कट ऑफ सिस्टम को कैसे देखती हैं कि एक बहुसंख्यक बड़ा हिस्सा इस कट ऑफ के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहा है, इसको आप कैसे देखेंगी, तो वो शायद यही जवाब देंगी कि मैं इसको सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों की बेदखली के तौर पर नहीं देखती हूँ, मैं इसको जो सबसे लायक हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, उनको अधिकार मिलने के तौर पर देखूंगी। तो ये साफ साफ हमें दिखाता है कि सरकार के मंत्रियों की क्या नीयत है। उनकी नीयत सिर्फ ये है कि अभिजात, एक छोटा हिस्सा इस देश में जो अभिजात वर्ग से छात्रों का आता है, केवल और केवल वही सरकारी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं उन तक पहुंच पाए और अपने लिए बेहतर रोज़गार, अपने लिए बेहतर ज़िंदगी सुनिश्चित कर पाए। बाकी सब पिसते रहें कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए, 8,000 9,000 भी प्रति महीना की नौकरी में 12-12 घंटे खटने के लिए, और मजबूर होते रहें कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस और जो गैर बराबरी का ढांचा है, जो शोषण का ढांचा है, उसमें पिसते रहने के लिए, उसमें लगातार छटते रहने के लिए, मार्जिनलाइज होने के लिए बहुसंख्यक हिस्सा मजबूर होता रहे। तो इसीलिए नीति के जो गरीब पिछड़े वंचित समाज के लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे, उनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिखते थे, ऐसी पॉलिसियों से तो वो अब बिल्कुल भी उनके शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। देखिए, इसीलिए हमारा नारा है, हमारी मांग है कि किसी को भी, हमारी लड़ाई इसलिए सिर्फ ये CUET और मेरिट लिस्ट सिस्टम के ख़त्म हो जाने तक सीमित नहीं है। हमारा संघर्ष इसीलिए एक समान शिक्षा व्यवस्था के लिए है कि जब तक जो बड़े से बड़े इस देश में पूंजीपतियों के बच्चे हैं, राष्ट्रपति के बच्चे हैं, वाइस चांसलर के बच्चे हैं, उनको और सफाई कर्मचारी के बच्चों को जब तक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल में पढ़ने को नहीं दिया जाएगा, तब तक मजबूर होते रहेंगे इस देश में कई इंदर मेघवाल ऐसे ही स्कूल से बाहर निकाल दिए जाने के लिए, मार दिए जाने के लिए और लगातार मार्जिनलाइज होने के लिए। इसलिए लड़ाई हमारी जो हम सबको एक साथ मिलकर लड़नी है, वो एक समान शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि सिर्फ उसी से, आप चाहे प्रिविलेज्ड हैं चाहे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, समान शिक्षा व्यवस्था से आपको फ़ायदा है। मैम, आप देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। देखिए, अपने साथ साथ बहुसंख्यक जनता के अधिकारों के लिए, उनके बराबरी के लिए बात करने और उसके लिए संघर्ष करने के ही जज्बे को सबसे बड़ा राष्ट्रवाद माना जाना चाहिए। आप कितने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, ये इस बात से पता चलता है कि आप अपने देश की जो बहुसंख्यक जनता है उसको शोषित रहते हुए देखना चाहते हैं, या फिर आप उसकी ज़िंदगी को बेहतर होते हुए, उसको एक बराबरी का जीवन मिलते हुए देखना चाहते हैं। तो हम बराबरी का सपना देखते हैं और हम उसी को राष्ट्रवाद, उसी को राष्ट्र प्रेम मानते हैं। और मुझे लगता है कि इस देश की कोई भी जनता इस राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी होने की इस समझ से अपने आप को हटकर नहीं देखना चाहेगी। इसी समझ के साथ वो खड़े होते हुए ये चाहती है इस देश की बहुसंख्यक जनता कि सबके हित की नीति बने, सबके हित की शिक्षा नीति बने, सबको शिक्षा मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले। सरकार भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है और आप विश्व गुरु बनने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। JNU पर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसी बातें उभर के आ रही हैं। सरकार जो छात्र जो हैं सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, विश्व गुरु तो हम कितने बन रहे हैं, ये आज भी दिल्ली की राजधानी में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी कोई आदमी हाथ से मैला ढोने के लिए गटर के अंदर ढकेला जाता है ना, और वो मर जाता है उसी गटर के अंदर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के, उसी समय समझ में आ जाता है कि हम कितने बड़े विश्वगुरु बन चुके हैं। इसलिए आज जो लगातार आंकड़े हैं, 120 देशों में से 107वें पायदान पर हम ढकेल जा चुके हैं। भुखमरी के इंडेक्स में भी हाल ही का आंकड़ा आया है। तो ये सारे अगर केवल कोई आंकड़ों को उठाकर देख लें, या आंकड़े भी छोड़ दीजिए, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जो सफाई का काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को हम देख लेंगे तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा हम कितने बड़े विश्वगुरु बन चुके हैं। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जहाँ एक तरफ भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, वहीं सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, भारत को मंदिरों के विकास की बात करती है और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करती है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, साफ सी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाना भी सरकार का एंड गोल नहीं है। हिंदू राष्ट्र, सांप्रदायिकता भड़काना ये सरकार के लिए एक ज़रिया है लोगों को ज़रूरी मुद्दों से, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, इनसे भटकाए रखने के लिए और उनको केवल बंटवारे की और भटकावे की राजनीति में उनको मशगूल रखने के लिए सरकार का, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का मिला जुला साठ-गांठ भरा एक तरीका है जिससे जनता को, जिसको जनता बखूबी समझती भी है और जनता को जिससे उबरने की ज़रूरत है। क्योंकि
आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आप हिंदू हैं और आपके बच्चे को जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आप उस कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन है इस कारण से उसका दाखिला वापस नहीं कराएंगे। तो इस बात से ये साफ पता चल जाता है कि लोगों को शिक्षा से ज़्यादा, लोगों को पहला मतलब ये है कि उनको 3 वक्त का खाना मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें सम्मानजनक रोज़गार मिले। बाकी जो रिलीजन के, मज़हब के मामले हैं, ये लोगों पर छोड़ दीजिए। पहले लोगों तक बराबरी के अधिकार तो पहुंचाइए आप, उसके बाद ये मसले लोग जब जब लोगों तक बेसिक राइट्स पहुंच जाएंगे, बेसिक एजुकेशन पहुंच जाएगी, तो लोग अपने आप इन मसलों का एक साथ मिलजुल कर हल निकाल लेंगे। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। वो भी वेट कर